प्रमुख अमेरिकी बैंकों की हालिया विफलताओं के बीच जेपी मॉर्गन ने पहले रिपब्लिक बैंक का अधिग्रहण किया है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को अपने कब्जे में कर लिया गया है। बैंक को जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी को बेचने के लिए समझौता किया गया है। श्रीलंका की सबसे बड़ी दूरसंचार प्रदाता और मलेशियाई एक्सियाटा की सहायक कंपनी डायलॉग एक्सियाटा ने अपनी श्रीलंकाई सहायक कंपनियों के विलय के लिए भारत की भारती एयरटेल के साथ एक बाध्यकारी टर्म शीट की घोषणा की है। बांग्लादेश में पहली विदेशी क्षमता वृद्धि के साथ एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित क्षमता 72,304 मेगावाट तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश सरकार डिज्नीलैंड की तर्ज पर अयोध्या में रामलैंड बनाने की योजना बना रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रशासक नियुक्त किया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक जस्टिस पी कृष्णा भट्ट हैं। ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। पुलावरप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद कोल इंडिया के अगले प्रमुख होंगे। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीएसईबी ने कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सेंट्रल कोल्डफील्ड्स के सीएमडी पुलावरप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद की सिफारिश की है। कोल इंडिया की स्थापना नवंबर 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। आरबीआई बीआईएस ने G20 टेक स्प्रिंट प्रतियोगिता का चौथा संस्करण लॉन्च किया है। नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से सीमा पर भुगतान में सुधार लाने के उद्देश्य से एक वैश्विक प्रतियोगिता G20 टेक स्प्रिंट 2023 के लॉन्च की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता के चौथे संस्करण का अनावरण 4 मई को किया गया था। G20 टेक स्प्रिंट 2023 प्रतियोगिता 4 मई से 4 जून 2023 तक अपने आवेदन जमा करने के लिए दुनिया भर के डेवलपर्स के लिए खुली है। प्रतियोगिता अगस्त-सितंबर 2023 के आसपास समाप्त होगी। भारत इजराइल ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते की पुष्टि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। अप्रैल में भारत की बेरोजगारी दर मार्च में 7.8% से बढ़कर 8.11% हो गई है। रिसर्च फॉर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2023 में भारत की बेरोजगारी दर 4 महीने के उच्च स्तर पर 8.11% पर पहुंच गई है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के 8 सदस्य देशों के विदेश मंत्री 4 और 5 मई को गोवा में बैठक कर रहे हैं। यह बैठक नई दिल्ली में जुलाई में होने वाले एससीओ नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए मंच तैयार करेगी। एफआईडीई और टेक महिंद्रा के बीच एक संयुक्त उद्यम ग्लोबल चेस लीग जीसीएल ने उद्घाटन संस्करण के लिए दुबई को स्थल के रूप में घोषित किया गया है। दुबई ग्लोबल चेस लीग का उद्घाटन संस्करण का मेजबानी करेगा। ओलंपिक रजत पदक विजेता निजेल ओमोस पर डोपिंग के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के अनुसार 2012 ओलंपिक में पुरुषों की 800 मीटर में रजत पदक जीतने वाले निजेल ओमोस पर डोपिंग के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ओमोस अगले साल पेरिस ओलंपिक में भाग नहीं ले सकेंगे। 2019 में यूनेस्को के आम सम्मेलन के 40वें सत्र ने पुर्तगाली भाषा और लुसोफोन संस्कृतियों के सम्मान में 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस के रूप में नामित किया था। ओलंपिक पदक विजेता अमेरिकी धावक और पूर्व विश्व चैंपियन टोरी बॉबी का 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व 100 मीटर विश्व चैंपियन स्प्रिंटर टोरी बॉबी का 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके मालदीव समकक्ष मारिया दीदी ने मालदीव के तट रक्षक के लिए सिफाउरू में एक बंदरगाह के निर्माण की शुरुआत की है। शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। अब वह अध्यक्ष के रूप में अपना कार्य जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगल में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान विस्फोट में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। वहां पे इंटरनेट बंद कर दी गई है। जातीय जनगणना केस में पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगने के बाद अब नीतीश सरकार ने हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई की अपील की है ताकि इस मामले में कोर्ट जल्द फैसला दे सके।
क्योंकि अगली तारीख 2 महीने बाद 3 जुलाई की है। बिहार जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस केस पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होनी है।